प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय वित्त कार्य की प्रकृति एवं विशेषताएं में मेरे द्वारा वित्त के वास्तविक कार्य, उसकी सांगठनिक संरचना, किसी संगठन की हायरार्की, उसमें पदस्थानित पदधारी, वित्त नियंत्रक, कोषागार इत्यादि के संदर्भ में संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत किया गया था। आज के व्याख्यान में हम व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। What are the financial objectives of the business? व्यवसाय के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्य क्या हैं? वास्तव में हम सभी लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि वित्त न केवल हमारे व्यावसायिक जीवन का अपितु वैयक्तिक जीवन का भी, सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण उपांग है और एक अत्यंत आवश्यकता है। हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी वित्त की ही सहायता से कर सकते हैं। वित्त के अभाव में न हम अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं, उचित मात्रा में पौष्टिक आहार की उपलब्धि संभव नहीं हो सकती है, साथ ही शरीर की रक्षा हेतु वस्त्र व आवास के लिए एक सुव्यवस्थित मकान की व्यवस्था भी नहीं हो सकती है। वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो वित्त हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। जिस प्रकार से जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शरीर के पोषण के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। वैयक्तिक स्तर पर वित्त का अनुप्रयोग व्यावसायिक स्तर पर होने वाले वित्त के अनुप्रयोग का ही एक भाग है। वस्तुतः हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन संसाधनों से करते हैं या जिन वस्तुओं से करने की इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, वह समस्त वस्तुएं बाजार में कहीं न कहीं निर्मित अवश्य होती हैं। जब किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है तो व्यवसाय, उद्योग स्वतः ही उसमें समाहित हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य न केवल एक सामाजिक प्राणी है, अपितु वो एक आर्थिक प्राणी भी है। अर्थ के अभाव में उसका जीवन संचालन कठिन हो जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो आर्थिक और अनार्थिक दो रूपों में विभक्त किए जा सकते हैं। हम अपने संपूर्ण जीवन काल में
मात्र दो प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कुछ आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, और दूसरे अनार्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाकलाप होते हैं। हमारे द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी संसाधन एकत्रित किए जाते हैं, उनमें सब में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में वित्त का प्रयोग अवश्य होता है। और वित्त ही वो माध्यम होता है, धन ही वो माध्यम होती है, मुद्रा ही वो माध्यम होती है, जिसका प्रयोग करके, जिसके विनिमय द्वारा हम वस्तु को क्रय कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम व्यवसाय के वित्तीय लक्ष्यों पर अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। वास्तव में वित्त व्यावसायिक प्रबंधन का आधार स्तंभ है। हम वित्त का प्रयोग व्यापक अर्थों में पूंजी निवेश के रूप में करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अर्जन से, अपने परिश्रम से अर्जित की गई धनराशि का कुछ भाग जब भविष्य के लिए बचत के रूप में रखते हैं, बैंकों इत्यादि में जमा करते हैं। वही बचत की गई धनराशि वैयक्तिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए तो बचत होती है, किंतु सामूहिक रूप में वो पूंजी का स्वरूप धारण करती है। प्रायः हमारी छोटी छोटी बचतों को संकलित रूप में बैंकों द्वारा पूंजी का आकार दे करके उसे नियोक्ताओं को कर्ज के रूप में वितरित किया जाता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप बैंक को ब्याज के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है, जिसमें से उस ब्याज का कुछ हिस्सा या कुछ भाग निवेश करने वाले व्यक्ति के हिस्से में भी जाता है। वास्तव में वित्त वह संसाधन है, वह आवश्यकता है, वह तत्व है जिसके अभाव में हम किसी भी व्यवसाय के संचालन की, किसी भी उद्योग के संचालन की, अथवा किसी भी आर्थिक गतिविधि के संचालन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्त एक सर्वशक्तिमान स्वरूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत किया जा चुका है, स्वीकार किया जा चुका है। संसार के समस्त देशों के मध्य विकास की अवधारणा को स्वीकार करने एवं उसको वर्गीकृत करने में वित्त की ही अग्रणी भूमिका रही है। समूचे संसार को हम आर्थिक आधार पर विकसित, विकासशील और अविकसित तीन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इस विभाजन का मुख्य आधार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र का विकास मानक है, राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है, और उद्योगों की संरचना, औद्योगिक विकास इत्यादि मानक इस वर्गीकरण के लिए तय किए गए हैं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में राष्ट्रों को अविकसित व विकासशील संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। वस्तुतः कोई भी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक कार्य
न तो वित्त के अभाव में प्रारंभ कर सकते हैं और न ही उसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि वित्त वह धुरी है जिसकी परिधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। व्यावसायिक संगठनों की सफलता, वित्त की प्रचुरता एवं विनियोजन क्षमता, विनियोजन प्रवृत्ति, व्यावसायिकता, उद्यमिता इत्यादि तथ्यों पर निर्भर करती है। विश्व में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहां संसाधनों की कमी नहीं है, किंतु मानव संसाधनों के तकनीकी रूप से दक्ष न होने के कारण वे अपने आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में वित्त से आशय किसी संगठन में प्रशासनिक क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यों के समूह द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए नगद अथवा उधार के माध्यम से पूंजी एकत्रित करके लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयत्न करने से है। वास्तव में किसी भी संगठन में वित्त की आवश्यकता तब पड़ती है जब संगठन में कुछ उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। किसी भी व्यावसायिक संगठन में उत्पादकता के लक्ष्य को निर्धारण करने के उपरांत ही वित्तीयन की आवश्यकता होती है। वित्त ही वह मार्गदर्शक होता है, वित्त वह केंद्र बिंदु होता है जिसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सहजता पूर्वक की जा सकती है। सामान्य तौर पर यदि हम वित्त की बात करते हैं तो हम उसे 3 वर्गों में बांट लेते हैं। पहले में लोक वित्त कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस। सेकंड, दूसरा है निजी वित्त जो ओनर्स फाइनेंस है, इंडिविजुअल फाइनेंस है, और नेक्स्ट है व्यावसायिक वित्त जिसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। संक्षेप में लोक वित्त की चर्चा यदि करते हैं तो लोक वित्त 2 शब्दों का मेल है, लोक और वित्त का मेल है। लोक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जन का प्रतिनिधित्व करता है। अब वित्त का आशय सामान्य रूप से प्रचलित मुद्रा से होता है। अर्थात लोक वित्त से आशय जनसमूह से प्राप्त उस धन से है जिसका प्रयोग शासन द्वारा विकास, कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, रक्षा एवं लोकहित में किया जाता है। अर्थात लोक वित्त का प्रयोग सरकारों द्वारा किया जाता है देश के कल्याण के लिए, देश की जनता के कल्याण के लिए, उन्हें सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था इत्यादि के परिचालन के लिए जो वित्त प्रयोग किया जाता है उस वित्त को हम लोक वित्त कहते हैं। प्रश्न उठता है कि लोक वित्त का संग्रहण कैसे होता है, कहां से होता है? लोक वित्त का संग्रहण उस देश के नागरिकों के माध्यम से किया जाता है। देश की जनता द्वारा अर्जित की गई धनराशि से करों के रूप में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकारें धन एकत्रित करती हैं और उस एकत्रित धन को विभिन्न देशों की सरकारें अपनी जनता के हित के लिए, भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका व्यय करती हैं। निजी वित्त से अभिप्राय उस धन से है जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अर्जित करके केवल अपने प्रयोग के लिए, अपने जीवन स्तर को
सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने जीवन स्तर को कायम रखने के लिए और परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयोग होता है। वैयक्तिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ श्रम अवश्य करता है। वह मजदूरी से लेकर के शासकीय सेवा तक कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। जीवन यापन की आवश्यकता श्रम है और उस श्रम का मूल्य धन है, पूंजी है, मुद्रा है। श्रम के मूल्य के रूप में अर्जित मुद्रा या धन या वित्त का प्रयोग जब हम निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने वैभव विलासिता की वस्तुओं को क्रय करने के लिए करते हैं, भविष्य की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर व्यय करते हैं, ऐसे व्ययों को निजी व्यय की श्रेणी में माना जाता है। तीसरा व्यावसायिक वित्त है। व्यावसायिक वित्त भी दो शब्दों का मेल है, पहला व्यावसायिक, दूसरा वित्त। अर्थात वह धन, वह वित्त जिसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाए, व्यावसायिक क्रियाकलापों में किया जाए, वो वित्त व्यावसायिक वित्त की श्रेणी में आता है। वास्तव में मनुष्य द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं और जिनका संबंध धनोपार्जन से होता है, वह समस्त क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं, व्यवसाय की परिधि में आती हैं। मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि वो उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य ही करनी है। वास्तव में मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह समस्त क्रियाएं जो धन अर्जन के उद्देश्य की जाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। व्यवसाय को सामान्य शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि हमारे द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं, वह समस्त क्रियाकलाप व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना, वस्तुओं अथवा सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करना, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना इत्यादि समस्त कार्य लाभ अर्जित करने के लिए ही किए जाते हैं। व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत हम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित संगठनों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः व्यवसाय के वित्तीय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्त के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में वित्त के प्रबंधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंधन को एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन अपेक्षाकृत नया विषय है, नई खोज है, किंतु यह विकासशील अवस्था में है। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं और भविष्य में भी इनमें अनुसंधान की पूरी संभावना है।
वास्तव में वित्तीय प्रबंधन शब्द भी दो शब्दों का ही मेल है। व्यवसाय में लगाए जाने वाले या विनियोजित किए जाने वाले वित्त, जिसे पूंजी भी कहा जाता है, इसका प्रबंधन करना ही वित्तीय प्रबंधन है। अब वित्तीय प्रबंधन की उपादेयता, इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक होती है कि वित्त वह तत्व है जो अत्यंत मूल्यवान है, जिसकी आवश्यकता जन सामान्य से लेकर विशिष्ट सबको है। और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चूक होने पर संगठन को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा करने से पूर्व दो विषयों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सर्वप्रथम विषय है उपभोग। उपभोग एक कार्य है, एक क्रिया है, और उपभोग करने वाले संज्ञावाचक हैं, उपभोक्ता। मनुष्य समाज में रहता है, परिवार में रहता है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, कतिपय प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, कतिपय द्वितीयक आवश्यकताएं होती हैं। प्रारंभिक और द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत विलासितापूर्ण आवश्यकताएं भी उसके द्वारा सृजित कर ली जाती हैं। प्रश्न उठता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो। भोजन में यदि कृषि कार्य संपादित न किया जाए, खाद्यान्न खेतों में उत्पन्न न किया जाए, तो भोजन की संभाव्यता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से वस्त्र निर्माण के लिए भी यदि कृषि में कपास की खेती ना की जाए, कपास को प्रोसेस करके उसका स्वरूप परिवर्तन करके वस्त्र का आकार न दे दिया जाए, तो वस्त्र भी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी कतिपय आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमारे कार्य को गति देती हैं, त्वरण देती हैं, एक्सीलरेट करती हैं। जैसे हम पैदल चलते हैं, पैदल चलने में समय और ऊर्जा दोनों की अधिक खपत होती है, किंतु साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार इत्यादि साधनों का प्रयोग करके हम कम समय में अधिक कार्य संपादित कर सकते हैं और हमारी ऊर्जा का भी क्षरण अपेक्षाकृत कम होगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, वह मनुष्य के सामाजिक जीवन में व वैयक्तिक जीवन में अन्य अनेक क्षेत्रों में वित्त की जो आवश्यकता है, वित्त की जो उपादेयता है, वो निर्विवाद है। और मनुष्य यदि उपभोक्ता न होता तो उत्पादकता का औचित्य ही नहीं था। इसलिए मेरी दृष्टि में सबसे पहला व्यवसायी उपभोक्ता है। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं
या उपभोग की आवश्यकता महसूस करते हैं। आवश्यकता के अनुसार अनुसार ही अनुसंधान होते हैं और अनुसंधान के उपरांत उत्पादन होते हैं। अनुसंधान, उपभोग, उत्पादकता, इनके मध्य परस्पर अंतर संबंध हैं। इन परस्पर संबंधों को ही हम सांगठनिक स्वरूप में व्यवसाय कह सकते हैं, उद्यम कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं। वास्तव में जो व्यवसाय का या मुख्य बिंदु है, वाणिज्य का मुख्य बिंदु है, वो उत्पादन है। उत्पादन के लिए जो फैक्टर्स नीडफुल होते हैं, जो तत्व आवश्यक होते हैं, उन तत्वों को हम पूर्व में तो 5 M's के नाम से जानते थे, किंतु अब उसमें एक M और जोड़ दिया गया है। मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट एंड मैनेजमेंट। श्रम, मशीन, सामग्री, पूंजी, बाजार एवं प्रबंधन। वास्तव में श्रम के बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। मशीन के बिना भी व्यापक स्तर पर उत्पादन नहीं हो सकता है। सामग्री के अभाव में उत्पादन कदापि नहीं हो सकता है। और पूंजी के अभाव में ये सारे उत्पादन कार्य, ये सारे तत्व संग्रहित ही नहीं किया जा सकते हैं। और उत्पादन के उपरांत यदि बाजार उपलब्ध नहीं है, उपभोक्ता उपलब्ध नहीं है, तो उत्पादन भी वो निरर्थक ही हो जाएगा। और इन सबको कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की व्यवस्था जो है वो प्रबंधन कहलाती है। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में अनेकों प्रबंध शास्त्रियों द्वारा, अनेकों वित्त विशेषज्ञों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, किंतु वास्तव में वित्तीय प्रबंधन किसी संगठन को प्रारंभ करने एवं उसके विस्तार हेतु जो भी वित्तीय कार्य किए जाते हैं उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है। वित्तीय प्रबंधन की भूमिका आधारभूत होती है। इसके द्वारा नए स्थापित अथवा पूर्व में स्थापित वित्तीय इकाइयों के वित्तीय नियोजन में सहायता ली जाती है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन किसी वित्तीय संगठन में नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, निर्देशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं नियंत्रण, कंट्रोल की एकीकृत व्यवस्था है। इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसका संबंध एकत्रीकरण से प्रारंभ होकर उसके विवेकपूर्ण उपयोग तक करने से होता है। प्रश्न एक बहुत सहज उठता है कि विवेकपूर्ण उपयोग क्या है। जब हम विवेकपूर्ण उपयोग की बात करते हैं तो इसका आरंभ हम अपने वैयक्तिक जीवन से ही करते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं या सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं अथवा वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तो हम विभिन्न दुकानों पर जाते हैं, उनकी रेट्स लेते हैं, उनकी दरें देखते हैं। एक अच्छा सा
सर्वेक्षण करते हैं कि किस दुकान पर सब्जी किस रेट पर है, उसकी क्वालिटी क्या है, ताजी है अथवा बासी है। अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए जब हम अत्यंत लघु मात्रा में, अत्यंत छोटी मात्रा में किसी वस्तु का क्रय करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छे खासे मार्केट सर्वे के दौर से हम गुजरते हैं। बाजार में जाकर 10 दुकानों में पूछते हैं और जहां पर क्वालिटी वाइज गुणवत्तापूर्ण वस्तु अपेक्षाकृत कम मूल्य में उपलब्ध होगी, उस वस्तु को हम क्रय करने का या खरीदने का निर्णय लेते हैं। वैयक्तिक स्तर पर यही विवेकपूर्ण निर्णय है। संसाधनों का या धन का या वित्त का विवेकपूर्ण उपयोग यही है। जब हम किसी बड़ी वस्तु को खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, तो 10 एजेंसियों पर जाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, सबकी राय लेते हैं, सबके एडवर्स और पॉजिटिव व्यू की बाद अपना अपना मत उस पर स्पष्ट करते हैं और अपने वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके उस वस्तु को क्रय करते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक अथवा औद्योगिक संदर्भों में भी किसी वस्तु का विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग से किसी वस्तु का क्रय अथवा विक्रय तो नहीं होता है, किंतु संगठन में उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के लिए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए, न्यूनतम संसाधनों पर न्यूनतम पूंजी व्यय पर अधिकतम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम वित्त का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। यदि हमें किसी उत्पाद के लिए सामग्री की आवश्यकता है, तो हम सामग्री मार्केट सर्वे के आधार पर 10 शहरों की दरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए ही हम सामग्री की क्रय पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से किसी संसाधन का दुरुपयोग रोकने के लिए, श्रम शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए भी हम कतिपय विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन के लक्षणों की चर्चा करना भी आवश्यक है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? ऐसी कौन से लक्षण है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो वित्तीय प्रबंधन में पाई जाती हैं? वास्तव में वित्तीय प्रबंधन किसी संगठन के वित्तीय पहलू से संबंधित होता है। इसकी सबसे पहली विशेषता यही होती है कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखता है, अदर एस्पेक्ट्स को नहीं देखता है, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को नहीं देखता है। वित्तीय प्रबंधन केवल उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, जहां जहां वित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां जहां वित्त का संकलन होता है, जहां वित्त का व्यय होता है, वो वित्त के ही संबंधित कार्यों में अपने प्रबंधकीय दक्षता का परिचय देता है। दूसरे, वित्तीय प्रबंधन की जो प्रकृति होती है वो विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल अप्रोच रखता है। इसमें वर्णनात्मकता अपेक्षाकृत कम होती है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एनालिटिकल होता है। वित्तीय प्रबंधन का जो अप्रोच है वो एनालिटिकल होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। किसी भी संगठन के प्रादुर्भाव से लेकर उसके उत्कर्ष एवं पतन तक
वित्तीय प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलायमान रहती है, सदैव गतिशील रहती है। अर्थात ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इट इज डायनामिक प्रोसेस, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये स्पॉडेटिक प्रक्रिया नहीं है, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि वर्ष के 1 माह के लिए या 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, तत्पश्चात नहीं है। ऐसा नहीं है। वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता संगठन के प्रारंभ से, संगठन के शैशव अवस्था से लेकर के और संगठन के चरम उत्कर्ष तक अथवा उसके अधोगति तक वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक प्रत्येक क्षण उपादेय होता है और उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधन जो व्यावसायिक प्रबंधन है उसका अभिन्न भाग है। व्यावसायिक प्रबंधन से वित्तीय प्रबंधन को अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और वित्तीय प्रबंधन का जो अप्रोच है वो फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। वित्तीय प्रबंधन कार्यात्मक व्यवहार रखता है, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक व्यवहार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। वास्तव में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों एवं व्यवहार के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य सम्मिलित होता है। वित्तीय प्रबंधन का कार्य आंकड़ों से संबंधित नहीं होता है। इसमें आंकड़ों के संग्रहण, उसका वर्गीकरण, उसका विश्लेषण इत्यादि को नहीं सम्मिलित किया जाता है। अतः यह वित्तीय प्रबंधन का कार्य लेखांकन के कार्यों से भी भिन्न होता है। लेखांकन के कार्य से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेखांकन के अंतर्गत हम वित्तीय आंकड़ों को संकलित करते हैं, उसके संस्था के लाभ और हानि और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। जबकि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत लेखांकन के लिए जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उनका विश्लेषण करके वित्तीय निर्णयन में उसका उपयोग करते हैं। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम वित्तीय प्रबंधन को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। वास्तव में किसी भी संगठन के वित्तीय विवरणों के आधार पर विश्लेषण करके अनेक वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय निर्णय, वित्तीय प्रबंधन के वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ये साइंटिफिक है, सिस्टमेटिज्ड है, क्रमबद्ध तरीके से निर्णयन में संकलित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर संगठन की भावी योजनाओं पर वित्तीय प्रबंधन के लिए निर्णय लिए जाते हैं। वित्तीय प्रबंधन की सहायता से हम जो टॉप मैनेजमेंट होता है, सर्वोच्च प्रबंधन होता है, उन्हें निर्णयन में, नियोजन की प्रक्रिया में असिस्ट करता है वित्तीय प्रबंधक। और वित्तीय प्रबंधन की निर्णयन में महत्वपूर्ण सहभागिता होती है। अब हम वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वास्तव में आधुनिक वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के व्यवहार में संगठन को अनेकों निर्णय लेने पड़ते हैं, किंतु सैद्धांतिक तौर पर
3 निर्णय अवश्य लेने पड़ते हैं या 3 बिंदुओं पर निर्णय अवश्य लेने पड़ते हैं। संगठन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है या होना चाहिए, वह उद्देश्य जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, समस्त मानवीय एवं भौतिक, इन संसाधनों का अधिकतम, कुशलतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने से है। अर्थात संगठन का जो प्रथम उद्देश्य है, प्रथम लक्ष्य है, वो किसी भी राष्ट्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं, मानवीय या भौतिक, इनका श्रेष्ठतम उपयोग, अधिकतम कुशलतम उपयोग व मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने से है। उत्पादन के जो तत्व निर्धारित हैं, श्रम, मशीन, पूंजी, बाजार, इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होने पर उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। अतः इन समस्त तत्वों को संग्रहित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन के समस्त संसाधनों में पूंजी अत्यंत दुर्लभ तत्व है। किसी भी संगठन के लिए पूंजी की अपर्याप्तता सदैव बनी रहती है। अतः वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हमें उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुन करके उसका मितव्ययता पूर्वक उपयोग करके अधिकतम लाभ की अवधारणा को पुष्ट करना है, जिसके माध्यम से अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वास्तव में किसी भी संगठन या कोई भी उत्पादन इकाई तभी सफल मानी जा सकती है जब वह समाज को न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम वस्तु उपलब्ध कराने में सक्षम हो। कोई भी फर्म तभी सफलता की मापदंड पर खरी उतर सकती है और दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्धाओं या भावी प्रतिस्पर्धाओं को स्वीकार करने की स्थिति में हो सकती है। सामान्य तौर पर वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 3 सांविधिक वित्तीय निर्णय लेने पड़ते हैं। सबसे पहला निर्णय जो सबसे महत्वपूर्ण है, संकलित कोषों का उपयोग कहां किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। Where to use and in which quantity to be used। दूसरा, अंशधारकों को लाभांश के रूप में कितनी धनराशि का वितरण किया जाए। तीसरा, कोषों की व्यवस्था एवं वृद्धि कहां से की जाए और कितनी मात्रा में की जाए। वास्तव में यह 3 प्रश्न किसी भी वित्तीय प्रबंधन के दक्षता के मापन की कसौटी होते हैं। इन तीनों प्रश्नों का समाधान पाने के लिए वित्तीय प्रबंधक अपनी समस्त मेधा शक्ति का, अपनी समस्त ऊर्जा का, अपनी समस्त दक्षता का प्रयोग करता है। वित्तीय निर्णयन के ये तीनों प्रश्न वित्तीय निर्णयन के आधार स्तंभ भी हैं।